अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रसीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, दिल की गहराइयों से खैर मकदम है स्पेशल सीरीज़ दास्तान में। लगातार हम कई हफ्तों से आपको दास्तान सुना रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही है, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जो हमेशा करते हैं, बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, अक्सर करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एपिसोड अगर पसंद आए तब भाई शेयर ज़रूर करें पसंद आने पर। और एक काम आजकल हम और कर रहे हैं अपने इस चैनल पर कि हम शॉर्ट्स के रूप में आपके सामने 1 मिनट में बड़ी दिलचस्प जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए रोज़ एक नए शॉर्ट्स की जानकारी मिलेगी। तो लिहाजा आपसे फिर गुजारिश है कि आप चैनल भी सब्सक्राइब करें और घंटिया को दबा कर रखें ताकि रोज़ आपको एक नए शॉर्ट्स के ज़रिए एक दिलचस्प जानकारी मिलते रहे। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं दास्तान की तरफ, जो हम पिछले कई हफ्तों से लगातार आपको सुना रहे हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेगमात के आंसुओं से गदर की वो दास्तान अगर ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते नहीं तो आप तक पहुंचती नहीं। हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पढ़कर आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान के ऊपर अंग्रेज़ों ने जुल्म उठाया, किस तरीके से उनकी सारी संपत्ति, उनकी सारी जायदाद को लूटा, कैसे छोटे छोटे बच्चों को तह तह किया। तो ऐसे ही एक दास्तान है दिल्ली के लाल किले से गदर के वक्त की। दास्तान बड़ी लंबी होती है, इसलिए आपको मैं बैठकर सुनाता हूँ, आप भी सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है हेडफोन का आप इस्तेमाल करिए तो और सुनने में आपको मज़ा आएगा। तो बात उन दिनों की जब लाल किले को चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर रखा है। ये एक दास्तान एक शहज़ादी की है जिनका नाम नरगिस नज़र है। शहज़ादी नरगिस नज़र मिर्ज़ा शाहरुख इब्न बहादुर शाह ज़फ़र की बेटी थी, यानी बहादुर शाह ज़फ़र की पोती हैं। गदर 1857 में इनकी उम्र 17 साल थी। मौजूदा लाल किला दिल्ली में दीवान ख़ास और मोती मस्जिद के गर्ब में और गौरा बार्ग के शर्क में एक संगीन तालाब है जिसके वस्त में खूबसूरत महल बना हुआ है और इसके शुमाल से नहर आती थी। संगे मरमर की झिलमिलियाँ और चराग दान बने हुए थे, इन पर से नहर का पानी गिरता था, इस तालाब में आता था। मिर्ज़ा शाहरुख बहादुर इसी जल महल में रहते थे। इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मिर्ज़ा साहब को अपनी बेटी नरगिस नज़र से बेइंतहा मोहब्बत थी। जल महल को कश्मीरी शालों और रोमी कालीनों और बनारसी कपड़ों से खूब आरास्ता किया गया था। नरगिस नज़र की तबीयत में नफासत, नज़ाकत व सलीक़ेमंदी बहुत ज़्यादा थी। इनका महल सारे किले में सब हवेलियों और महलात से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आरास्ता समझा जाता था। नरगिस नज़र का निज़ाम औक़ात यही था कि वो सुबह सूरज निकलने के बाद बेदार होती थी। गर्मी के मौसम में उनका छप्पर खट सहन में बिछाया जाता था जहाँ संगे मरमर का फर्श था। छप्पर खट के पाए और डंडे सोने के थे और उन पर नगीने जड़े हुए थे। खूबसूरत रेशमी कपड़ों की मसहरी थी, अंदर रेशमी तकिए रखे हुए थे। 4 नाजुक नरम तकिए सिरहाने होते थे और सिरहानों के तकिए पास 2 छोटे छोटे गोल गोल और तकिए होते थे जिनको गाल गुल तकिया कहा जाता था, आज के ज़माने में जिनको गाँव तकिया कहते हैं। ये तकिया रुखसार के टेक के लिए थे। अगर शहज़ादी का सर तकियों से नीचे आ जाए तो गुल तकिए इनके रुखसारों को तकलीफ़ से बचा लें। 2 तकिए ज़रा बड़े बड़े और दोनों पहलू में होते थे कि इनसे शहज़ादी साहिबा अपने
घुटनों को सहारा दे सके। रात को जब नरगिस नज़र मसहरी के अंदर जाती थी तो मोलसरी, जूही और चंपा के फूल इनके गुल तकियों के पास रखे जाते थे कि रात को इनकी खुशबू शहज़ादी को मसरूर करती रहे। जूँ ही नरगिस नज़र मसहरी में गई, 4 गाने नाचने वाली छोकरियां आ जाती थी और हल्के सुरों में गाती थीं। तब शहज़ादी को नींद आती थी। सुबह को भी सूरज निकलने से पहले ये नाचने गाने वाली लड़कियां मसहरी के करीब आकर गाती थीं और इनकी सुरीली आवाज़ को सुनकर शहज़ादी साहिबा बेदार हो जाती थीं। होने के बाद मसहरी के अंदर बैठ जाती थी और देर तक जमाइयाँ लेती, अंगड़ाइयाँ लेती और गाने वाली लड़कियाँ इनसे हंसी कर बातें करती और कहती, सरकार की अंगड़ाइयाँ देखने को तालाब की मछलियाँ बेताब होकर पानी के चेहरे पर चली आ रही हैं। नरगिस नज़र आंखें मलकर और मुस्कुरा कर कहती, चल दूर मोई, मुर्दार कैसी झूठी बातें बनाती है। छोकरी कहती है, मैं झूठ कहती हूँ तो ये सच आईने से पूछ लीजिए, वो भी तो सामने आपको देख रहा है, इसके अंदर भी तो बाल खड़े हैं, वो भी तो मेहंदी लगी लाल लाल उंगलियाँ ऊंची करके सरकार की अंगड़ाइयों की तारीफ़ कर रहा है, वो भी तो एक मस्ती का आलम नज़र आ रहा है। तीसरी कहती है, आफ़ताब की किरणें लाल लाल बादलों से ऐसी निकली जैसे सरकार के लाल लाल होंठों से सफ़ेद सफ़ेद दांत, और ये रुखसार तो सुबह सादिक का नूर हैं। बाल बिखर कर जूँ चेहरे पर आए तो ऐसा मालूम होता है 14वीं रात का चाँद पर काले काले बादल छाए हुए हों। मगर चांदनी से मात होकर इनका कलेजा शक हो गया और चाँद के चारों तरफ अपने कलेजे के टुकड़ों को बिखेर दिया। नरगिस नज़र ये सुनकर मुस्कुराती हुई बाहर आकर खुली बेसिन से मुंह हाथ धोती हैं। फिर जोड़ा बदला जाता है, नाश्ता किया जाता है। इसके बाद घर की आराइश खुद जाकर देखती हैं और नई नई इजादें चीज़ों की संवारने में होती हैं। दोपहर का खाना खाकर गाना होता है। शाम को चमन में गुल गश्त का मामूल पूरा किया जाता है। रात के खाने में बड़ी बहार होती है, बाजे बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं और मसाहिब लड़कियों के साथ खाना खाया जा रहा है। किले की आखिरी रात के बारे में ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं, जिस रात बहादुर शाह बादशाह लाल किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे में गए और यकीन हो गया कि सुबह अंग्रेज़ी दिल्ली को फ़तह कर लेंगे, तो नरगिस नज़र चुपचाप जल महल के किनारे पर खड़ी चांदनी को देख रही थीं। इनका अक्स तालाब में पड़ रहा था और इन पर अपनी दीद का अजीब आलम तारी था। यकायक इनके बाप मिर्ज़ा शाहरुख अंदर आया और उन्होंने कहा, नरगिस बेटा, मैं अब्बा हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र के हमरा चाहता हूँ, तुम भी अभी चलोगी या सवारी का बंदोबस्त कर दूँ, सुबह आ जाना। नरगिस नज़र ने कहा, अब्बा जान, आप भी अभी ना जाएं, पिछली रात मेरे साथ चलिएगा। दादा हज़रत के साथ जाना मुनासिब नहीं समझती है। अंग्रेज़ फ़ौज इन्हीं की तलाश कर रही है और जो लोग इनके साथ होंगे वो सब मुजरिम समझे जाएंगे, इसलिए हुमायूं के मकबरे में दादा हज़रत के साथ जाना ठीक नहीं है। गाज़ियाबाद में चलेंगे, वहाँ मेरे अन्ना का घर है और सुना है बहुत अच्छी और महफूज जगह है। गुमनामी इख्तियार करके चलना चाहिए, जब ये बला दूर हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएंगे। मिर्ज़ा शाहरुख ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी राय। मैं गाज़ी नगर जाने के लिए रथों का बंदोबस्त करता हूँ, तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा? नरगिस ने जवाब दिया, कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेली चलूँगी, क्योंकि नौकरों का साथ रखना भी मुनासिब नहीं है और नौकर साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं मालूम होते। मिर्ज़ा शाहरुख की ये बात सुनकर बाहर चले गए और नरगिस नज़र भी महताब और आलम आब को देखने लगी। कुछ देर के बाद नरगिस नज़र ने नौकर औरतों को आवाज़ दी, मगर किसी ने जवाब ना दिया। मालूम हो कि सब भाग गए हैं। नरगिस नज़र सारे जल महल में अकेली रह गई। ये पहला मौका था। नरगिस नज़र ने हाकिमाना आवाज़ दी थी और जवाब में कोई जवाब नहीं मिला था। नरगिस नज़र घबराकर महल के अंदर गई। शमाएं रोशन थी मगर कोई आदमी मौजूद ना था। नरगिस नज़र को अंदर डर लगा। वो बाहर फिर सहन में आ गई। किले में जगह जगह से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और ऐसा मालूम हो रहा था कि चारों तरफ से घरों के रहने वाले निकल कर जा रहे हैं। नरगिस नज़र ने बहुत देर बाप की राह देखी मगर वो ना आए और नरगिस नज़र घबरा कर रोने लगी। रात के 2 बजे एक ख्वाजा सरा महल में आया। इसने कहा, साहिब आलम मिर्ज़ा शाहरुख बहादुर ने फरमाया कि अंग्रेज़ी जासूस मेरी तलाश में किले के अंदर अब बाहर चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ गाज़ी नगर नहीं जा सकता। सवारी का इंतज़ाम कर दिया है, तुम ख्वाजा सरा के साथ चली जाओ। मैं भेस बदल कर कहीं और चला जाता हूँ। नरगिस नज़र ने घबरा कर कहा, आखिर कहाँ जाने का इरादा है? ख्वाजा सरा बोला, मुझे मालूम नहीं।
नरगिस नज़र ने कहा हाकिमाना लहजे में कहा, जा ये मालूम करके आ अब्बा हज़रत कहाँ जाने वाले हैं, वो लिबास बदल कर मेरे साथ गाज़ीनगर क्यों नहीं चलते। ख्वाजा सरा फ़ौरन वापस गया और नरगिस नज़र सहन में टहलती रहीं। कुछ देर के बाद ख्वाजा सरा वापस आया और उसने कहा, अब्बा हज़रत साईं के कपड़े पहनकर किले के बाहर चले गए हैं और कोई नहीं जानता कि कहाँ चले गए हैं। आपकी सवारी के लिए रथ तैयार है। नरगिस नज़र को रोना आ गया। ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि नहायत बेकसी और बेबसी की हालत में हिचकियाँ लेकर आंसू बहाए। उन्हें जवाहरात और जेवरात के संदूकचा और ज़रूरी कपड़े साथ लिए, जिनको ख्वाजा सरा ने सर पर उठा लिया और जल महल से निकली। और सवार होने से पहले मुड़ कर जल महल और उसकी आराइश को बहुत देर तक खड़े होकर देखा। फिर देखा, खबर नहीं तुझको फिर देखना नसीब होगा या आज तो हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो रहा है। रात के 3 बज चुके थे। नरगिस नज़र रथ पर बैठी गाज़ीनगर यानी गाज़ियाबाद की तरफ जा रही थी। सुबह 8 बजे गाज़ियाबाद पहुंच गई। रास्ते में इनको बहुत लोग आते जाते मिले, मगर किसी ने इनके रथ की मज़ाहमत नहीं की। गाज़ियाबाद में नरगिस नज़र की अन्ना का घर मशहूर था। जो ही नरगिस नज़र अन्ना के घर के सामने रथ से उतरी, अन्ना दौड़ी हुई घर के बाहर आ गई। उसने दोनों हाथों से शहज़ादी की बलाएँ ली और अंदर ले जाकर बैठा दिया और अपनी हैसियत से ज़्यादा खातिरदारी करने लगी। अब नरगिस नज़र पर जो पहली मुसीबत आती है, नरगिस नज़र 2-3 रोज़ अन्ना के घर में आराम से रहीं। यकायक खबर मशहूर हुई कि बादशाह गिरफ़्तार हो गए और कई शहज़ादे कत्ल कर दिए गए। फ़ौज गाज़ियाबाद को लूटने आ रही है। नरगिस नज़र ने जवाहरात का संदूकचा अन्ना से कहा ज़मीन में दफन कर दें और मुसीबत की घड़ी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद सिख फ़ौज गाज़ियाबाद में दाखिल हो गई और उसने बागियों की तलाश करनी शुरू कर दी। मुखबिरों ने कहा बादशाह की पोती अपने अन्ना के घर में मौजूद है। 2 सिख सरदार 4 सिपाही के साथ अन्ना के घर में आए और उन्होंने अन्ना को सब घर वालों को पकड़ लिया। नरगिस नज़र कोठरी में छुप गई। इनको भी कवाड़ तोड़कर बाहर निकाला गया और बेपर्दा सामने खड़ा किया गया। सरदार ने पूछा, क्या तुम बहादुर शाह की पोती हो? नरगिस नज़र ने कहा, मैं एक आम आदमी की बेटी हूँ। बादशाह की औलाद होती तो इस गरीब खाने में क्यों आती, और अगर खुदा ने बादशाह की पोती बनाया होता तो तुम इस तरह बेपर्दा मुझको सामने खड़ा ना करते। तुम हिंदुस्तानी हो, तुमको शर्म नहीं आती कि अपने मुल्क की औरतों पर जुल्म करते हो? सरदार ने कहा, हमने क्या जुल्म किया? हम तो ये दरियाफ्त करते हैं कि तुम कौन हो। हमने सुना है कि तुम बहादुर शाह की पोती हो और तुम्हारे बाप ने बहुत से अंग्रेज़ और औरतों बच्चों को किले के अंदर कत्ल किया है। नरगिस नज़र ने कहा, जो करता है वही भरता है। अगर मेरे बाप ने ऐसा किया होगा तो उनसे पूछो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सुनकर दूसरा नौजवान सिख सरदार बोला, हाँ तुम तो आँखों से कत्ल करती हो, तुमको तलवार से और हथियारों से मारने की क्या ज़रूरत है? नरगिस नज़र ने नहायत जुर्रत के साथ जवाब दिया, हालांकि इसकी ज़िंदगी में गैर मर्दों से बात करने का ये पहला मौका था। खामोश रहो, बादशाह से ऐसी बेतमीज़ी के साथ बात नहीं करते, तुम्हारी ज़बान गदी के पीछे से निकाल ली जाएगी। नौजवान सरदार ये सुनकर बिगड़ा और उसने आगे बढ़कर नरगिस नज़र के बाल पकड़ लिया और उनको ज़ोर से झटका दिया। बूढ़े सिख सरदार ने नौजवान सरदार को रोका और कहा, औरत के साथ ऐसे ज़्यादती करनी मुनासिब नहीं। नौजवान सरदार ने यह सुनकर बाल छोड़ दिए। किराए की एक बैलगाड़ी मंगवाई और उसमें नरगिस नज़र को सवार किया और उनके नौकर के घर वालों को सबको कैद होकर पैदल साथ चल दिए। नरगिस नज़र से पूछा गया, तुम्हारे जेवर और रुपया पैसा कहाँ है? उन्होंने कहा, मैं खुद ही जेवर हूँ और ख़ुद ही समझने वालों के लिए जवाहरात और दौलत हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। सुनकर दोनों सरदार खामोश हो गए और दिल्ली की तरफ ले चले। हिंडन नदी के पास गांव के जाटों और गुज्जरों ने सिख फ़ौज पर बंदूकें चला दी और देर तक इनकी आपस में लड़ाई होती रही। सिख थोड़े थे, गांव वाले ज़्यादा थे। सिख मारे गए और गांव वाले कैदियों को अपने साथ गांव में लेकर गए। गंवारों ने नरगिस नज़र के जिस्म पर जो 2-4 कीमती जेवर थे उनको उतार लिया और कीमती कपड़े भी उतरवा लिए और किसी चमारी का एक फटा हुआ लहंगा, फटा हुआ कुर्ता और मैला दुपट्टा पहनने को दे दिया। नरगिस नज़र ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, मजबूरन तन ढकने के लिए कपड़े पहने। थोड़ी देर के बाद गांव से चंद मुसलमान गंवारे आए और उनके नंबरदार ने नरगिस नज़र को गुजरों से ख़रीद लिया और अपने गांव में ले गया। ये लोग ज़ात के रांगड़ थे और कुछ लोग
तगा कौम के मुसलमान थे। नंबरदार ने अपने लड़के का पैगाम दिया कि तेरी शादी इसके साथ कर दें। ये बूढ़ा आदमी था, उसका लड़का अगरचा गंवार था लेकिन शक्ल सूरत का अच्छा था। नरगिस नज़र ने हाँ कर ली और गांव के काजी ने इसका निकाह पढ़ा दिया और नरगिस नज़र 3-4 महीने नंबरदार के घर में नई दुल्हन बनी आराम से बसर औकात करती रही। अब नरगिस नज़र के ऊपर में दूसरी मुसीबत आती है। अंग्रेज़ों का कब्ज़ा पूरी दिल्ली में हो गया था। इनके जासूस जगह जगह खबरें लेते हुए फिर रहे थे। इनके किसी जासूस ने दिल्ली के हाकिम को खबर दी कि मिर्ज़ा शाहरुख की बागी दस्तयाब नहीं हुई है, मगर इनकी बेटी फला गांव में नंबरदार के घर में मौजूद है। अंग्रेज़ हाकिम ने इस गांव में पुलिस को भेजा। मेरठ की पुलिस ने आकर गांव का मुहासरा कर लिया और नरगिस नज़र, उनके खाविंद और ससुर को गिरफ़्तार कर लिया और दिल्ली में लाया गया। हाकिम ने नरगिस नज़र से मिर्ज़ा शाहरुख के मुतालिक बहुत से सवालात किए, मगर जब कोई मुफीद जवाब ना मिला तो हुक्म दिए कि नंबरदार और इसका बेटा बागी मालूम होते हैं। इन दोनों ने एक बागी को बेटी को पनाह दी है, इस वास्ते इन दोनों को जेल भेज दिया जाए और ये औरत दिल्ली के किसी मुसलमान के हवाले कर दी जाए। चुनांचा नंबरदार और इसका बेटा 10-10 साल के लिए जेल भेज दिए गए और नरगिस नज़र से पूछा गया वो किसके यहाँ रहना चाहती हैं। शहज़ादी ने जवाब दिया, अगर मेरे ख़ानदान के आदमी दिल्ली में हों तो इनके पास मुझे भिजवा दें। मालूम हुआ कि तैमूरी ख़ानदान के लोग अभी तक या तो रुपोश हैं, जंगलों और देहातों में मुकीम हैं। दिल्ली शहर में अभी कोई नहीं है। इस वास्ते नरगिस नज़र एक फ़ौजी मुसलमान सिपाही के हवाले कर दी गई, जो इसके को अपने घर में ले गया। इस सिपाही की बीवी मौजूद थी। इसने देखा कि एक कबूल सूरत जवान औरत घर में आई है तो इसने 1-2 हंटर अपने खाविंद को मारे और नरगिस नज़र को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। और ये पहला मौका था कि जब नरगिस नज़र को किसी ने धक्का दिया। सिपाही घर के बाहर आया और नरगिस नज़र को साथ लेकर अपने एक दोस्त के यहाँ गया। वो बड़ी उम्र के एक मुसलमान थे और घर में अकेले रहते थे। उन्होंने शहज़ादी का हाल सुना तो रोने लगे और बहुत मोहब्बत के साथ अपने घर में जगह दी और नरगिस नज़र एक रात आराम से इस घर में रहीं। दूसरी रात को नरगिस नज़र सोती थी कि चंद आदमियों ने इनका मुंह अपने हाथों से बंद किया और उठाकर कहीं लेकर चले गए। नरगिस नज़र हर चंद हाथ पांव मारने लगी, मगर उन्होंने ऐसे मजबूत पकड़ा था कि जुम्बिश ना कर सकें। वो लोग इसी गांव के रहने वाले थे जहां इनके नंबरदार के बेटे से नरगिस नज़र का निकाह हुआ था, मगर वो दिल्ली के करीब एक गाँव में ले गए। वहाँ एक छप्पर में ठहराया और एक चारपाई सोने की दे दी और ये गाँव भी तका मुसलमानों का था। नरगिस नज़र जिस घर में रहती थी वो नंबरदार का घर था और नंबरदार बहुत नेक चलन आदमी था। 3-4 साल तक नरगिस नज़र इस घर में रही। वो सारे घर का काम करती थी, गोबर थापती थी, दूध दूहती थी, सारे काम करती थी। 4 साल के बाद इनका खाविंद रिहा हो गया और वक्त से पहले गवर्नमेंट ने इसको रिहाई दे दी। वो नरगिस नज़र को इस गाँव से अपने घर ले गया जहाँ सारी उम्र उन्होंने गुजार दी और इनके कई बच्चे हुए। 1911 में नरगिस नज़र का इंतकाल हो गया। मुसीबत की एक रात। नरगिस नज़र एक रात का जिक्र करती हैं कि बरसात का दिन था। अपनी मुसीबत बयान करते हुए कहती हैं कि बरसात का दिन था, बादल बहुत तेज़ गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, बहुत तेज़ बरसात हो रही थी और नरगिस नज़र को तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। बरसात की एक रात में वो अपने बिस्तर पर, उनका जिस्म पूरा बुखार से तप रहा था। ऐसे में वो ख्वाब देखती हैं, वही ख्वाब पहले वाला। अपने महल के वो आराम के दिन, उनकी नौकरानियाँ सारी अगल बगल हैं, वो अपने सोने से जड़े हुए छप्पर खट पर आराम कर रही हैं। जूही और चंपा के फूल अगल बगल पड़े हुए हैं। वो आराम, वो सब कुछ देखती हैं। उनको एहसास होता है ये सारी मुसीबतें टल गई हैं और वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में चली गई हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में तो वो सिर्फ ख्वाब था। नरगिस नज़र की आँखें सुबह जब बेदार होती हैं तो उनको ये एहसास होता है कि वो रात ख्वाब देख रही थी। अब तो नरगिस नज़र का ये हाल है कि उनको गोबर भी थापने, दूध भी दोहना है, एक मज़दूरों वाली ज़िंदगी बिताना है। शहज़ादी ने अपनी उम्र के 17 साल जो है बहुत ऐशो इशरत में बिताए थे, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो दुख पड़ा था, उसने अपने बाप को खो दिया, अपने दादा को खो दिया, अपना किला खो दिया, अपना रहन सहन खो दिया, अपना आराम खो दिया। सब कुछ खोकर भी एक इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी एक देहात में बिताती रही। तो उम्मीद है आपको ये दास्तान
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक दास्तान सुनाएंगे जो ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेगमात के आंसुओं की आखिरी दास्तान होगी। तो इंतज़ार करिए फिर एक दास्तान का। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।